हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज फिर मैं गैट बी पार्ट ए का लेक्चर 3 लेकर के आया हूँ। मेरा कमेंट सेक्शन यूट्यूब का भरा पड़ा है रिक्वेस्ट से, जिसमें स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर गैट बी पार्ट ए का जो लेक्चर 3 है उसको भी लेकर के आइए जल्दी से जल्दी। मुझे भी लगता है कि इस समय अर्जेंसी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरीके के वीडियोज़ की, तो मैं फिर से बहुत ही फ्रीक्वेंटली कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गैट बी पार्ट ए के ऊपर वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ कम टाइम में। इसी कोशिश में ये लेक्चर नंबर 3 है। बट अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि जो भी वीडियोस हैं मेरे, उनके ऊपर जो व्यूज़ आते हैं वो कहीं ज़्यादा आते हैं और वो ट्रांसलेट नहीं हो पाते सब्सक्राइबर्स के ऊपर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वो उनसे बेनिफिट ले रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए, इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए, वीडियो को बिना लाइक किए और अपने फ्रेंड्स के साथ बिना शेयर किए मत जाइएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये अगेन गैट बी पार्ट ए का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है पार्ट ए से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला पोर्शन या सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको देख पा रहा होगा कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 इन 3 years एंड टू ₹854 इन 4 years। द प्रिंसिपल सम इज़। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मैं चुन चुन के ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पे जिनके फॉर्मूला आप एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो ये फॉर्मूला यहाँ पे है, आप सभी लोगों को याद होगा, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला बचपन में ही पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट या SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे P क्या होता है, यहाँ पे P होता है प्रिंसिपल, यहाँ पे R क्या होता है, R होता है रेट, और T क्या होता है टाइम, डिवाइडेड बाय 100। ये P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹815 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट। तो अमाउंट आपको याद होगा, अमाउंट कितना हुआ करता था, प्रिंसिपल्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट हुआ करता था अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे हमें 3 साल के केस में जो 3 years वाला केस है उसमें अमाउंट दिया हुआ है ₹815, और जो 4 years वाला केस है उसमें अमाउंट दिया हुआ है ₹854। ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं हमको। अब जब आपको अमाउंट पता है तो आप उससे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, आप सीधे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 815 वाले के केस में हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 815 माइनस P इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। T कितने, 815 रुपीज़ कितने साल पे बन रहा था, 3 years पे बन रहा था, 3/100। एक तो ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन के केस में सेम मुझे बस करना है, 854 ले लीजिए, 854 माइनस P इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। क्या करिए, डिवाइडिंग 1 बाय 2। ठीक है, तो क्या करना है, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 815 माइनस P अपॉन 854 माइनस P इज इक्वल्स टू, अब ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल, P इंटू या P इंटू R भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे जो टाइम था इसको मैं 4 years लिख सकता हूँ क्योंकि ये 4 साल के लिए रखा गया था। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 815 माइनस P अपॉन 854 माइनस P इज इक्वल्स टू 3/4। भाई टाइम ही तो चेंज हो रहा है, बाकी सब प्रिंसिपल सेम है और रेट भी सेम है, टाइम बस बदल रहा है, तो ये इज इक्वल्स टू 3/4 आ जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लेकर के यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 4 इंटू 815 माइनस P इज इक्वल्स टू 3 इंटू
854 माइनस पी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 815 होता है 3260 माइनस 4p इज इक्वल्स टू 3 इंटू 854 होता है 2562 माइनस 3p। अब आप इसको 2562 को इधर लेकर के चले आइए, 4p को उधर लेकर के चले आइए, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 3260 माइनस 2562 विल बी इक्वल टू p, यानी कि p की वैल्यू मेरी आ जाएगी 698। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, तो ये हो गया आंसर इसका बी। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला था और वो आपको पूरे नंबर दे करके चला जाएगा। तो याद रखना है, पहला चीज़ जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, और अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जो कि अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो एज के कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप बाकी क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। तो देखिए फादर्स एज इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन रोनित। ठीक, तो यहाँ पे मैं रोनित की एज मान लेता हूँ। रोनित्स एज इज इक्वल्स टू एक्स। तो फादर की एज कितनी आ जाएगी? फादर्स एज इज इक्वल्स टू, क्योंकि 4 टाइम्स दिया हुआ है ना, फादर्स एज इज 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो रोनित की एज x हो गई, फादर की एज 4x हो गई। तो आफ्टर 8 years फादर वुड बी 2.5 टाइम ऑफ रोनित्स एज। तो आफ्टर 8 years, तो अगर 8 साल के बाद की बात कर रहा है तो 8 साल दोनों की एज में ऐड करना पड़ेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यही गलती करेंगे, मुझे पता है कि वो फादर की एज में +8 कर देंगे, रोनित की एज +8 नहीं करेंगे। तो देखिए क्या होगा, आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद दोनों की एज कितनी हो गई, ये x + 8 हो गया, और फादर की एज कितनी हो गई 4x + 8 हो गई। ये दोनों की एज हो गई, और इन दोनों की एज में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, क्या कि फादर की एज जो है वो 2.5 टाइम्स है रोनित की एज के। तो मैं क्या करूं, रोनित के एज को 2.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये फादर की एज के बराबर हो जाएगा, सिंपल। तो मैं इसको इधर लेके चला आता हूं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, तो 2.5x हो जाएगा, ये 2.5x + 2.5 इंटू 8 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 4x + 8। तो आप 2.5x को इधर लेकर के चले आइए तो ये कितना हो जाएगा 1.5x इज इक्वल्स टू 12। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 8। यानी कि हमें पता चल गया कि रोनित की एज कितनी है। ठीक, ये रोनित की एज पता चल गया। उनसे पूछ क्या कह रहा है, क्या रहा है, आफ्टर अनदर 8 years, यानी कि इनिशियल से जितना डेटा दिया हुआ उससे 16 साल बाद की कंडीशन बता रहा है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रोनित्स एज वुड बी फादर्स एज। ठीक है, तो 16 साल के बाद रोनित की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 16 years अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, आफ्टर 16 years कितनी हो जाएगी रोनित की एज, तो 8 + 16, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि फादर की एज इनिशियली 4 टाइम्स थी ना, तो 4 इंटू 8 कितना होगा 32 होगा, 32 + 16 हो जाएगा। तो रोनित की एज हो गई 24 और फादर की एज हो गई 48। तो ये पूछ रहा है कितने टाइम्स है, रोनित की एज को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो फादर की एज बन है। तो आप देख सकते हैं ये 2 टाइम्स आ जाएगा सीधे। तो 24 इंटू 2 कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछ रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बड़ा ईजी है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 2 टाइम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एकदम फंडामेंटल प्रॉब्लम है। मैं दिखाने के लिए लाया हूँ कि आपको आप हमेशा ही बहुत टफ प्रॉब्लम्स मत एक्सपेक्ट करिएगा। पार्ट ए से बहुत इजी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो देखिए, एन एयरप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 km/h in 5 hours. To cover the same distance in 5/3 hours, it must travel at a speed of। यहाँ पे हमको स्पीड का यूनिट भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी निकल आएगा। तो चलिए ज़रा सा देखते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया हुआ था, मैं आपकी बार दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। एन एयरप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, तो हमें स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस मुझे दिया नहीं हुआ, ठीक है।
डिस्टेंस मुझे नहीं दिया हुआ है, इसको मैं डी ही रहने देता हूँ। स्पीड मुझे पहले केस में दे दी है कितनी, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दी है, और बोल रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड जो है उस प्लेन को पहुंचने में वो कितना हो रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड हमें पता था 240 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमें पता नहीं, अपॉन टाइम 5 आवर्स दिया हुआ था। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 240 इंटू 5। क्या हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 240 इंटू 5। अब वापस आते हैं और अब देखिए कि हमसे पूछ रहा है कि अगर उसी डिस्टेंस को 5/3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है, टाइम आपने कम कर दिया, 5/3 आवर्स कर दिया, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस अब यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। फिर से स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मैंने निकाल लिया था 240 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टाइम, मुझे 5/3 आवर्स बोल रहा था, तो उलट दीजिए इसको, 3/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 700, सॉरी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। यस, द स्पीड वुड बी 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मुझे लेनी पड़ेगी, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इतनी स्पीड से जाना पड़ेगा अगर मुझे कम टाइम में उतना डिस्टेंस कवर करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब देखिए ये एक और प्रॉब्लम मैंने बहुत कॉमन देखा है आपके गैट-बी के एग्जाम में। अ बोट कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बोट की आपको स्पीड दे रखी है। अगर बोट जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में बोट जा रही है, इसकी स्पीड दी हुई है 13 किलोमीटर पर आवर। अब अगर स्ट्रीम जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अगर स्ट्रीम जो है इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो मैंने पहले ही बताया था कि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि व्हेन बोथ द थिंग्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम, जब एक ही डायरेक्शन में जब बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, दैट मीन्स क्या होगा, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर ये अपस्ट्रीम जा रही होती, जैसे कि अगर अपस्ट्रीम की बात करता, अगर जो है वो जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम जो है वो उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, तो इन दैट केस हमें स्पीड माइनस करनी पड़ती। बट क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है स्ट्रीम के द्वारा, स्पीड ऑफ बोट सपोर्टेड बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो दोनों की स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड हो गई, प्लस 4 किलोमीटर पर आवर आपकी स्ट्रीम की स्पीड हो गई, तो ये टोटल मिलाकर के हो गया 17 किलोमीटर पर आवर। ये टोटल मेरा स्पीड हो गया। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस मुझे पता करना है 68 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम चलना है, इसीलिए मैंने इन दोनों की स्पीड को ऐड किया था। अगर अपस्ट्रीम जाना होता तो मुझे बोट की स्पीड में से माइनस करना पड़ता, 13 माइनस 4 करना पड़ता। अब मुझे क्या करना है, 68 डिवाइडेड बाय 17 कर दीजिए, क्योंकि भाई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम पूछा जा रहा है तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दीजिए। डिस्टेंस आपको पता है 68, टाइम पता है डिस्टेंस आपको पता है 68, स्पीड आपको पता है 17, डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, तो बोट वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से करने हैं। अब देखिए 20 टिकट्स, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 20 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड ये देखिए 1 to 20 से लेकर के टिकट्स थे। अब सपोज करिए कि इस तरीके के टिकट है, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से लेकर के 20 तक इस तरीके से नंबरिंग की गई है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज़ अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो 3 और 5 का मल्टीपल होने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझिए कि 3 का मल्टीपल मतलब वो 3 की टेबल में आ जाना चाहिए। तो 3 1s are 3, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो नंबर होगा 3 7s are 21 हो जाएगा, तो वो 20 से ऊपर हो जाएगा। हमें 20 से नीचे वाले देखने हैं। अब 5 के मल्टीपल देख लीजिए, 5, 10, 15 और 20, इतने ही तो होंगे। तो अब
यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे टोटल मिलाकर के, अगर हम देखें कि ये मेरे डिजायरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, ये पूछ रहा है यही ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिकट्स ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 और 5 के होने के मल्टीपल के चांसेस कितने हैं। तो डिजायर्ड मेरे पास इवेंट्स कौन कौन से, या तो 3 आ जाए, या 6 आ जाए, या 9, 12, 15, 18, या 5, 10, 15, 20 आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ बस इसमें कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, देखिए 15 2 बार आ रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, एक ही बार यूज़ होना चाहिए। 2 बार आएगा तो आपका डिज़ायर्ड इवेंट्स की संख्या बढ़ाएगा, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, 2 बार आप नहीं ले सकते, इसीलिए 15 को एक बार ही लेना है। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, काउंट कर लिया। तो अब मेरे पास डिज़ायर्ड इवेंट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 और 9, तो डिज़ायर्ड इवेंट्स कितने हो गए, डिज़ायर्ड इवेंट्स कितने हो गए मेरे पास, 9 हो गए। अब टोटल इवेंट्स कितने होंगे भाई, 1 से लेकर के 20 तक हमें गिनना है पूरा का पूरा, तो टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल इवेंट्स इज इक्वल्स टू 20, टोटल इवेंट्स इज इक्वल्स टू 20। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 9/20, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये सारे के सारे आपके गैट बी के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, अलग अलग ईयर के। अब आ जाइए इस पे, What would be the volume of water that would fall on 1.5 hectares of ground when the rainfall is 5 centimeter? ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कन्वर्जन आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए भाई, ये अगर एक मान लीजिए ये एक बड़ी सी एक फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड का एरिया आपको यहाँ पे दे दिया गया है 1.5 हेक्टेयर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर रेनफॉल जो है वो 5 सेंटीमीटर हुई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इस ग्राउंड में या इस फील्ड में कितना पानी भर गया होगा, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। ठीक, सिंपल है। तो अगर यहाँ पे मुझे हेक्टेयर का कन्वर्जन पता है तो मैं निकाल सकता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको 10,000 मीटर स्क्वायर को मैं 10⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से 1.5 हेक्टेयर की अगर मैं बात करूं तो ये 1.5 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 1.5 हेक्टेयर की बात कर रहा है। और ये यूनिट किसका है, ये तो एरिया का यूनिट है ना। तो ये एरिया इज इक्वल्स टू इतना है, यानी कि इस फील्ड का एरिया दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, तो इसका एरिया हमें पता है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है, बचपन में सिखाया जाता था, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो यही चीज़, यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगा देना है। कैसे लगाएंगे जी, यहाँ पे एरिया ये दिया हुआ है, हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब सारा यूनिट मीटर में हो गया, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 इंटू 10⁴ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻²। तो इसका आंसर आ रहा था मेरा 750 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया सी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बस में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें बस आपको हेक्टेयर वाला कन्वर्जन आना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं चाह रहा था कि आपको इस तरीके का भी एक क्वेश्चन दिखा दूँ। अब ये देखिए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। इट इज़ गिवन दैट द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज आर। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे सरकमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो दे दिया है और ये कह रहा है आर है, और यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो रेडियस था वो 2 सेंटीमीटर के बराबर था। तो मैं लिख भी देता हूँ कि रेडियस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो चला हम लोग इसको चेक करते हैं कि सरकमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो एक्चुअली किसी सर्कल के लिए होता कितना है। तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो रिवाइज कर लीजिए। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है। और डायमीटर कितना होता है, 2 इंटू आर। मैं डायमीटर को रेडियस के रेस्पेक्ट में तो लिख ही सकता हूँ ना, तो 2 इंटू आर लिख सकता हूँ डायमीटर को, और सरकमफ्रेंस हो गया 2πr। तो अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ से, r और 2r यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी कि
इस क्वेश्चन के हिसाब से सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का रेशियो आना चाहिए पाई। पाई वैल्यू क्या होती है 3.14 और ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। भले ही यहाँ पे रेडियस दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली में सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो एक कांस्टेंट है, 3.14 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर रेडियस हम लोग 4 सेंटीमीटर कर दें तो जो हाउ विल द रेशियो चेंज इफ इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ लार्ज सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का अगर रेडियस ले लिया तो फिर सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का रेशियो कितना होगा? भाई कोई अंतर नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज। वो कितना रह जाएगा? जितना पहले था उतना ही रह जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जो रेडियस जो है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर था, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर था, ये आर के बराबर था। तो ये सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर को ये आर कह रहे थे, तो यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा? अगेन इट विल रिमेन इक्वल टू आर। आर के अलावा ये चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अ 5 रुपी कॉइन ऑफ वेट 20 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, हाइट ऑफ 73 मीटर्स। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये कुतुब मीनार की हाइट है और यहाँ पे इस तरीके से इसको नीचे छोड़ा गया है। ये कॉइन था, ठीक है, इसको नीचे छोड़ा गया है। इस कॉइन का वेट आपको दे दिया गया है क्या? 20 ग्राम। इस ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ कुतुब मीनार और इसकी हाइट दे दी हुई है आपको। कितनी हाइट दी हुई है? 73 मीटर्स दे दी गई है। अज्यूमिंग दैट इट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर 1.0 सेकेंड्स। तो 1.0 सेकेंड के बाद क्या पोजीशन होगी ये पूछ रहा है। अब आपको न्यूटन का एक फॉर्मूला तो याद ही होगा, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT², ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे S मुझे निकालना है, यानी क्योंकि ये पोजीशन पूछ रहा है, तो S इज इक्वल्स टू यू क्या मतलब क्या हो गया? जो इनिशियल वेलोसिटी होगी। वो आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि उसने रेस्ट से इसको छोड़ा है, तो रेस्ट से छोड़ा है तो ये टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए आपको बोल दिया है 9.8 ले लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन पूछ रहा है, तो 1 हो गया। तो ये क्या हो गया? 9.8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया 4.9 मीटर्स नीचे आ चुका होगा। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 4.9 मीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस अगेन आपको न्यूटन का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, ठीक है। बीइंग बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स या बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के टच में नहीं रह जाते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूलेज रिवाइज करने आपके लिए ज़रूरी है। अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ अ कैंगरू जम्प्स टू अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर, तो यहाँ पे कैंगरू की हाइट दी हुई है 4.9 मीटर। व्हाट वुड बी हिज टेक ऑफ स्पीड? टेक ऑफ स्पीड का मतलब क्या है? ये यू पूछ रहा है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड किया जा सकता है, या आपसे यहाँ पे यू पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर कैंगरू उछल रहा होगा तो उछल करके जिस हाइट पे गया होगा वहाँ पे वो रुक जाएगा, वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी मुझसे पूछ रहा है, हाइट मुझे दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं कौन सा लगेगा यहाँ पे? v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। अब आप ये बात जानते हैं फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको v से दिखाया जाता है, v² 0 हो गया, माइनस u² अपने को निकालना है 2 इंटू a। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा, बेसिकली रिटार्डेशन होगा, ऊपर उछल रहा होगा, तो 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू हाइट हो गया 4.9 मीटर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u² इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 9.8 हो जाएगा, तो यानी कि u इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा सी। तो ये अगेन एक न्यूटन के लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो न्यूटन के लॉ के ऊपर कई एक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये पावर एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखिए, वाइल डूइंग चिनअप्स, चिनअप एक तरीके की एक्सरसाइज है, एन एक्सरसाइजर लिफ्ट्स हिज बॉडी 70 kg, उसका मास दिया हुआ है, ये वेट दिया हुआ है, आप कह सकते हैं 70 kg, ठीक है, टू 0.3 मीटर्स, यानी कि हाइट कितनी हो गई? 0.3 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स।
टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 2 सेकंड में ये अपनी बॉडी को इतना ऊपर ले जाता है। जी जो होगा वो यहाँ पे कितना होगा, इन्होंने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। अब जब वो उछल रहा होगा, चिनअप कर रहा होगा, तो उसकी बॉडी हवा में होगी। जब आप ज़मीन से ऊपर उठेंगे तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी आ जाती है, आपको पता है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, m इंटू जी इंटू एच। तो m कितना था 70 इंटू जी कितना है 10 इंटू हाइट कितना है 0.3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 210 और ये किस में आ जाएगा, केजी मीटर में आएगा, केजी और मीटर में आएगा। तो यानी कि ये जो यहाँ पे जो mgh यानी कि जो एनर्जी है आया है वो किस में आएगा, जूल्स में आएगा। ठीक है, 210 जूल्स हो गया। अब आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अब से पूछा जा रहा है पावर का यूनिट क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड, यानी कि इसी को वॉट भी कह देते हैं आप, यही तो वॉट का यूनिट है। तो आपको ये 210 एनर्जी पता चल गई है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, तो जूल अपॉन सेकेंड कर दीजिए। तो जूल पर सेकेंड निकालने के लिए क्या करना होगा, 210 अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 वॉट्स। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक लास्ट नहीं, आई बिलीव ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यस। तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अगेन आपका हीट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप अगेन, अगर ये फॉर्मूला आता है तो अगेन आप अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से उठा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हीट इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। एम क्या होता है, मास होता है। अब मास जानते हैं कितना होता है, 500 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। एस कितना दिया हुआ है, एस आपको दिया हुआ है 4.18, ये दिया हुआ है। और टेम्परेचर डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री टू 90 डिग्री आपको करना है। तो इसका डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया, 90 माइनस 30 यानी कि 60। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आ रहा था वो 125,400 आ रहा था। 125,400 ये जूल आ रहा है। अब इसको आप अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये अराउंड 125.4 समथिंग आएगा, जिसको इन्होंने 126 आंसर दिया हुआ है। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 126 किलो जूल, ये मेरा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग फिगर, ये अगेन मैथमेटिक्स का बढ़िया क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, यानी कि ये शेडेड रीजन है बेसिकली, शायद आपको उतना अच्छे से नहीं नजर आ रहा होगा डायग्राम में। इस शेडेड रीजन का आपसे एरिया पूछ रहा है। अब यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का कितना एरिया होना चाहिए, क्वाड्रेंट का एरिया आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरीके के यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट देखने को मिल रहे हैं। एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये 4 क्वाड्रेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। और इन चारों क्वाड्रेंट के साथ ये पूरा एक बड़ा सा स्क्वायर भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो ये एक स्क्वायर भी नज़र आ रहा होगा, ये इस तरीके का। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया, क्योंकि 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्यों कर रहे हो सर, बिकॉज क्वाड्रेंट 4 है, तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया कर दूं तो मेरे पास इस शेडेड एरिया का या शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकता हूं। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है। इसी तरीके से अगर 4 क्वाड्रेंट का पूछ लिया जाए तो इंटू 4 कर दीजिए, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे आर कितना है, रेडियस कितना है, तो रेडियस तो इतना ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ही होगा। जस्ट अ मिनट, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो रेडियस कितना है, इतना ही तो है, यहाँ से यहाँ तक का ही रेडियस है। तो टोटल वैल्यू आपको दे दी गई है यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 20 सेंटीमीटर।
हमको आधी वैल्यू चाहिए, तो आधी वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 10 इंटू 10 इंटू पाई यानी कि 100 पाई यानी कि इसको 314 जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल सकते हो? स्क्वायर का एरिया निकालने का आप जानते हो L इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ कितना था 20 इंटू 20 कर दीजिए तो ये 400 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए तो 400 माइनस 314 इज इक्वल्स टू 86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। तो ये हो गए हमारे कुछ और क्वेश्चंस गैट बी पार्ट 3 या लेक्चर 3 के। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इन केस आप और इसी तरीके के लेक्चर्स चाहते हैं और एक्सटेंडेड लेक्चर्स चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बताइएगा, और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।